श्रुति की बात। यश का दिल भर आया और उसने श्रुति को खींचकर अपने गले लगा लिया। लेकिन जिस वक्त यश ने श्रुति को गले लगाया, ठीक उसी वक्त कियारा यश को ढूंढते हुए वहां आ गई। और जैसे ही उसने यश और श्रुति को गले लगते देखा, उसका दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसके अरमान जो अभी अभी पनपना शुरू हुए थे, वो बिखर गए। कियारा का दिल इतना भारी हो चुका था कि उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसका सीना फट जाएगा। वो एक बर्थडे पार्टी थी जहां पर म्यूजिक और लोगों का शोर था, लेकिन कियारा के दिल में इतना सन्नाटा था कि उसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। तभी यश ने श्रुति को छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर कहा, हमें पूरी उम्मीद है कि तुम्हें जल्द से जल्द उस सब मिलेगा जिसकी तुम तलाश कर रही हो। श्रुति स्माइल करके रह गई। कियारा यश को देख रही थी। उसने यश के होंठों को पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ पता नहीं कर पाई। इतनी देर में वो दोनों वहां से चले गए और उनके जाते ही कियारा ने झट से अपने आंसू पोंछ लिए और अपने आप से कहा, मेरा दिल कह रहा है कि ये दोनों बस दोस्त है और कुछ नहीं। मैं फिजूल में अपने आप को स्ट्रेस दे रही हूँ। दोस्तों के बीच हग वगैरह तो लगा रहता है, लेकिन यश सबसे दूर इधर वॉशरूम के पास श्रुति से गले क्यों मिल रहा था? क्या इन दोनों के बीच वो रिश्ता फिर से पनपने लगा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान, मैं अब यश के बिना जिंदा नहीं रह सकती। प्लीज मुझे यश से दूर मत करना। इतना कहते हुए कियारा ने हाथ जोड़ लिए और फिर वहां से निकल गई। वो बाहर निकलते ही यश से टकराई, लेकिन इतनी देर में वो अपने आप को नॉर्मल कर चुकी थी। कियारा ने नाराजगी के साथ यश से कहा, आज तुम्हारा बर्थडे है और तुम यहाँ एंजॉय करने के बजाय ना जाने क्या कर रहे हो। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजॉय कर तो रहे हैं, तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है क्या? कियारा ने जीभ चटका दी और कहा, अगर मुझे लगा होता कि तुम एंजॉय कर रहे हो तो मैं पागल थोड़ी थी जो तुमसे ऐसा सवाल करती। मुझे तो यही दिख रहा है कि जब से आए हो तब से तुम और राघवन दोनों पता नहीं कहाँ आ जा रहे हो और इधर उधर बातें कर रहे हो। वो पार्टी का होस्ट और ये पार्टी तुम्हारे लिए रखी गई है, लेकिन दोनों इस पार्टी से मिसिंग हो। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वो क्या है ना कि हम और राघवन का जो पर्सनल बातें कर रहे थे। कियारा की क्यूरियोसिटी बढ़ी। उसने तुरंत कहा, वो तो दिख रहा था, कभी तुम राघवन के साथ, कभी राघवन तुम्हारे साथ। तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही पार्टी कर रहे हो, तो जरूर ये पर्सनल ही होगा। वैसे ये पर्सनल क्या था, क्या मैं जान सकती हूँ? यश ने शर्माने का नाटक किया और कहा, तुमने देखा नहीं होगा, लेकिन राघवन की एक बहन है, सनाया। कियारा ने तुरंत कहा, हाँ नाम सुना है, अंकिता ने जिक्र किया था, लेकिन देखा उसे अभी तक अंकिता ने भी नहीं है। यश ने शर्माने का नाटक करते हुए कहा, लेकिन हमने उसे देखा है और पता है राघवन उसकी शादी हमारे साथ कराना चाहते हैं और इसीलिए वो। कियारा ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही काट दी और कहा, बस बस हो गया तुम्हारा, अब ड्रामा बंद करो। खुद को इतना स्मार्ट भी ना समझो यश, तुम्हें रेयर लड़की ही पसंद कर सकती है। इतना ना समझो कि जिसकी नजर में आओगे वो ही तुमको पसंद करने लगेगी। यश कियारा की तरफ झुका और बोला, रेयर बोले तो कौन कौन? तुम तो पसंद ही करती हो, और तुम्हारे अलावा और कौन? कियारा अपनी जुबान और दिल के जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और उसने कहा, मैं ही हूं जो तुम्हें पसंद करती हूं, लेकिन इसका मतलब। इतना कहते हुए कियारा रुक गई और यश ने एक स्माइल मारी और मजे लेते हुए बोला, हमें पसंद करती हो, इसका क्या मतलब? कियारा सकपका गई। जाने अनजाने में उसके दिल के जज्बात उसके होठों तक आ गए थे और वो जानती थी कि यश उसके मजे लेगा, इसीलिए उसने गुस्सा दिखाते हुए कहा, कुछ मतलब नहीं है, बस तुम्हारा बिजनेस करने का अंदाज हमें पसंद है। अपने दिल और दिमाग में कोई फिजूल का फितूर मत बिठाने लगना। यश ने मजे लेते हुए कहा, हम तो बिठाएंगे भाई, हमें बिठाने का ऑप्शन दिया गया है तो हम पीछे कैसे हट सकते हैं? कियारा ने यश के सीने पर धीरे से मुक्का मारा और कहा, ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलो, पार्टी में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। कियारा ने यश का हाथ पकड़ लिया और खींचते हुए लेकर चली गई। डांस फ्लोर ऑन था, सब लोग डांस कर रहे थे। अंकिता, शालिनी, धर्म अग्रवाल, माया, फैजान सब इस वक्त डांस फ्लोर पर थे। तभी एंकर की नजर यश के ऊपर पड़ी, जो एक किनारे कियारा के साथ खड़ा हुआ था।
और ताली बजाते हुए उन लोगों का उत्साह बढ़ा रहा था। एंकर ने म्यूजिक बंद करने का इशारा किया और फिर यश की तरफ देखकर कहा, सब लोग तो डांस कर रहे हैं, लेकिन हमारा बर्थडे बॉय डांस फ्लोर से दूर दूर भाग रहा है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यश सर के भी ठुमके का दीदार करें। आप सब चाहते हैं ना कि ऐसा ही हो? हा? सबने एक साथ हाँ कहा और फैजान ने तो सीटी भी मारी। सबकी निगाह यश की तरफ चली गई और यश ने पोलाइटली कहा, अरे क्या है, हमारे मजे ले रहे हो भाई, हमें डांस करना नहीं आता। कियारा यश के बगल में खड़ी थी। उसने तुरंत कहा, यहाँ प्रो डांसर कोई नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा ही डांस करना आता है, इसीलिए ज्यादा सोचो मत। चलो, आज तुम्हारी बर्थडे पार्टी है, इसे एंजॉय करो। यश ने कियारा की तरफ देखा और कहा, अब तुम भी हमारे मजे लेने लगी। कियारा ने तुरंत रिप्लाई किया, क्यों, सिर्फ तुम ही सबके मजे लेना जानते हो, कोई तुम्हारे मजे नहीं ले सकता। इतना कहने के बाद कियारा ने यश का हाथ पकड़कर डांस फ्लोर पर खींच लिया। म्यूजिक के शोर से लोगों के पैर थिरकने लगे, लेकिन यश अपनी जगह पर खड़ा हुआ था। डांस करने का यह शायद उसका पहला मौका था। सबने उसका उत्साह बढ़ाना शुरू कर दिया और तभी फैजान यश के बगल में पहुंचा और बोला, करो ना यशपाल भाई डांस, काय को सोच रहे हो इतना है? यश ने फुसफुसाते हुए कहा, लगता है हमारी बेइज्जती कराना चाहते हो, हमें डांस करना बिल्कुल नहीं आता। यश की बात पूरी होने से पहले ही कियारा ने यश का हाथ पकड़ लिया और डांस करने लगी। यश शर्मा रहा था, लेकिन जब बार बार लोग उसे पिंच करने लगे तो यश का डांस जो अभी तक दबा हुआ था वो खुलकर बाहर आ गया। उसने घूमर स्टाइल में हाथ पांव फेंककर जैसे ही डांस करना शुरू किया कि कियारा सकपका के पीछे हट गई और फैजान ने तुरंत कहा, अब यशपाल भाई का गणपति डांस चालू हो गया, अब मजा आएगा ना भिड़ू। इतना कहने के बाद फैजान ने ताली बजानी शुरू कर दी। राघवन और उसके दोस्त भी डांस फ्लोर के किनारे आ गए। राघवन ने तो यश के लिए क्लैप करना शुरू कर दिया और उसके क्लैप करने पर यश का उत्साह और बढ़ा और उसने और तेजी से डांस शुरू कर दिया। कियारा और यश के साथ जो लोग आए थे वो तो बस यश को देखे जा रहे थे। श्रुति तो यश का उत्साह बढ़ा रही थी, लेकिन कियारा सबके चेहरे पड़ रही थी क्योंकि वहां कुछ लोग थे जो यश के मजे ले रहे थे। कियारा को उन्हें यश के मजे लेते देख गुस्सा आ रहा था। धीरे धीरे यश ने कुछ और लोगों के हाथ पकड़कर खींच लिए और फिर डांस शुरू हो गया। यश ने कियारा का भी हाथ पकड़ा और उसे खींच लिया। यश एकदम से उसके करीब होकर नाच रहा था और माया दूर खड़ी उसका वीडियो बना रही थी। उसने यश और कियारा के एंगल के साथ कुछ ऐसे फोटोज क्लिक किए जिसमें वो दोनों बहुत करीब लग रहे थे और फिर पार्टी से थोड़ा बाहर निकल गई। उसने कुछ फोटोज सिलेक्ट किए और अपने आप से बोली, मैं मौका नहीं ढूंढती, मुझे मौका मिल जाता है। इतना कहने के बाद उसने वो फोटो शौर्य के नंबर पर भेज दिए। शौर्य का फोन शायद उसके हाथों में ही था। उसने तुरंत उन फोटोज और वीडियोस को देखा और माया का फोन बज उठा। शौर्य का कॉल आते देख माया के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाया और मैसेज डाला, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी शौर्य। इतना कहने के बाद वो अंदर चली गई। ये उसका शौर्य के दिल में जल रही आग को भड़काने का तरीका था। उसने फिर से यश और कियारा के ऊपर एक नजर डाली और फिर अपने आप से बोली, तुम दोनों खुश रहने की जितनी चाहे कोशिश कर लो कियारा और यश, ये माया नाम का ग्रहण हमेशा तुम्हारे सिर पर मंडराता रहेगा। तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। इतना कहने के बाद वो हंस पड़ी। वहीं दूसरी तरफ यश का खुला डांस अभी तक चालू था। इधर एक तरफ जहां माया शौर्य के मन में कियारा और यश को लेकर आग लगाने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरी तरफ यश मस्ती भरे अंदाज में नाच रहा था। वहीं तीसरी तरफ दिल्ली में ही बने दिलावर के बंगले पर जोर जोर से शोर आ रहा था। दिलावर ने एक लड़की का गला पकड़ा हुआ था और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि सोफिया थी। वही सोफिया जिसके साथ मिलकर दिलावर ने बिनाका की मदद से यश और श्रुति को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन अभी के लिए उसका चुका था। दिलावर उसी का गुस्सा सोफिया पर उतार रहा था। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है सोफिया। अगर मैं तुम्हारा कहना ना मानकर उस श्रुति को अपने हाथों से मारता तो अब तक मेरा काम हो गया होता, लेकिन तुमने कहा बिनाका सब कर लेगी। हमारे पास बस एक मौका था, अब वो मौका भी चला गया है। अब श्रुति को लेकर राघवन, यश सब सावधान हो गए हैं। दिलावर के गला दबाने की वजह से
सोफिया की आवाज घुट घुट कर आ रही थी। उसने घिघियाते हुए कहा, अभी मेरे पास और भी प्लान्स है। तुम मेरा गला छोड़ो दिलावर, मैं उसे मार दूंगी। दिलावर ने सोफिया को इतना तेज धक्का दिया कि वो गिर गई और गुस्से में बोला, अब गलती से भी तुमने ये कह दिया कि तुम उसे मार दोगी तो मैं तुम्हारे शरीर से चमड़ी निकाल दूंगा। मुझे अब तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब जो करना है वो मैं खुद करूंगा। इतना कहने के बाद उसने गन उठाई और गेट की तरफ बढ़ा कि सोफिया ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या दिलावर? दिग्विजय अंकल को श्रुति के बारे में सब पता चल चुका है। अगर आप श्रुति को कुछ हुआ तो वो पूरी दिल्ली को सिर पर उठा लेंगे और उन्हें तुम्हें ढूंढने में टाइम नहीं लगेगा। इसीलिए तुम खुद नहीं जाओगे। दिग्विजय का नाम सुनते ही दिलावर के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो रुक गया। उसे देखकर ऐसा लगा कि वो दिग्विजय सिंघानिया यानी अपने डैड से बहुत ज्यादा डरता था। दिलावर ने गुस्से में गन पटक दी और कहा, वो श्रुति मेरे सिर पर सवार है। जब तक मैं उसे मार नहीं दूंगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। सोफिया ने दिलावर के चेहरे को अपने सीने में दबा लिया और बोली, मैं समझ रही हूं दिलावर, लेकिन हमें मौका तलाशना होगा। हम ऐसे रिस्क नहीं ले सकते। हम उसे मारेंगे, जरूर मारेंगे। दिलावर सोफिया के सीने से लिपट गया। करीब 1 घंटे से ऊपर हो चुका था। पार्टी खत्म हो चुकी थी। यश और बाकी लोगों को राघवन ने होटल में छोड़ दिया था और वो क्लब में बैठा सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। उसने एक एक फ्रेम चेक करना शुरू किया और फिर उसे वो हाथ दिखा जिसने बिनाका को पकड़कर अंदर खींचा था। उस हाथ को देखते ही राघवन के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उसने अपना माथा पकड़ लिया। वो शायद पहचान गया था कि ये कौन हो सकता है और उसने कहा, ये तुमने क्या किया दिलावर? तुमने मेरे मना करने के बावजूद ऐसा करने की कोशिश की। इतना कहने के बाद उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा, जिससे वहां रखी हुई चीजें बिखर गई। राघवन वहां पर अकेला था और वो गुस्से में चीख रहा था और तभी दरवाजे के पीछे से कोई आ गया और उसने राघवन की सारी बातें सुन ली थी। वो शायद यश ही था जो किसी काम से राघवन से मिलने के लिए वापस क्लब में आया था। राघवन ने जैसे ही सीसीटीवी में बिनाका को खींचने वाला हाथ देखा, वो तुरंत समझ गया कि वहां पर थोड़ी देर पहले जो कुछ भी हुआ था उसकी वजह उसका भाई दिलावर था। उसने गुस्से में चीजों को तोड़ दिया और जैसे ही वहां से दिलावर से मिलने जाने के लिए बाहर निकला कि अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखकर वो चौंक गया। वहां पर शालिनी खड़ी हुई थी, यानी अभी जो राघवन की तरफ आया था वो यश नहीं बल्कि शालिनी थी। शालिनी को देखकर राघवन सकपका गया और अपने मन में बोला, कहीं इसने मेरी बातें तो नहीं सुन ली। अगर ऐसा हुआ होगा तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद शालिनी से बोला, शालिनी तुम यहाँ? तुम्हें तो इस वक्त होटल में होना चाहिए था ना? शालिनी मुस्कुराते हुए बोली, तुम मुझे देखकर इतना शॉक क्यों हो रहे हो राघवन? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुमने भूत देख लिया है? राघवन फेक स्माइल करते हुए बोला, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस पूछ रहा था, तुम बताओ ना। शालिनी ने तुरंत कहा, अरे मेरे पास एक कॉल आ गया तो मैं बात करने के लिए बाहर चली गई। तब तक सब निकल गए। अब मेरे पास जाने के लिए गाड़ी नहीं है। तुम प्लीज होटल तक जाने के लिए एक गाड़ी अरेंज करा दोगे? कैब भी नहीं अवेलेबल है इस वक्त तो। राघवन ने शालिनी को टोका और झूठी हंसी हंसते हुए बोला, अरे यार तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? हा? तुम मेरी मेहमान हो और टैक्सी या कैब अरेंज करने की क्या जरूरत है? मैं हूं ना, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। शालिनी ने मना किया और कहा, अरे नहीं तुम बिजी होगे, मैं तो। राघवन ने तुरंत कहा, अरे नहीं चलो मैं छोड़ कर आता हूं। उसने शालिनी का हाथ पकड़ा और बाहर लेकर चला गया। बाहर जाते वक्त राघवन के चेहरे पर एक सुकून था। उसने शालिनी को ले जाकर होटल छोड़ा और खुद वहां से निकल गया। शालिनी जैसे ही होटल के अंदर घुसी कि उसका सामना यश से हुआ। उसने शालिनी को राघवन के साथ आते हुए देखा था, इसीलिए उसने शालिनी के मजे लेते हुए कहा, क्या हुआ शालिनी, तुम इतना लेट काहे आ रही हो? शालिनी ने गुस्से में यश को घूरा और कहा, तुम मेरा दिमाग खराब ना करो यश। मुंबई से यहाँ लेकर आ गए
लेकिन ना तो तुम्हारे पास हम लोगों के लिए वक्त है और ऊपर से तुम खुद होटल आ गए और मुझे वहीं छोड़ा है। यश ने तुरंत कहा, अरे तुम तो हमारे ऊपर ही भड़क उठे, हम तो। तभी कियारा और अंकिता भी वहां आ गई। उन्होंने शालिनी का सपोर्ट किया, जिसकी वजह से यश अकेला उनके बीच में फंस गया और जाते हुए बोला, अरे भाई, ये महिला मोर्चा एक साथ हो गया है, हमारे बस का तो नहीं है इनके साथ टक्कर ले पाना। ना। कियारा ने तुरंत आगे बढ़कर कहा, मोर्चा नहीं है, ये सच्चाई है। आए हो तब से किसी को भाव नहीं दे रहे हो और अब ऐसी बातें कर रहे हो। अंकिता मेहता की भी वही शिकायत थी। यश को जब बचने का कोई मौका नहीं दिखा तो उसने कहा, अरे ठीक है, कल हम सब एक साथ दिल्ली घूमने चलेंगे हैं? फिर हम उस वक्त शिकायत का कौनो मौका नहीं देंगे। सबने एक साथ हाँ करी और यश की जान छूटी। तभी अंकिता ने यश के डांस का जिक्र करते हुए कहा, इससे पहले तुम बारात में नाचते थे क्या यश? ये सुनते ही कियारा बुरी तरह से सकपका गई, क्योंकि यश की असलियत सिर्फ कियारा को ही मालूम थी। लेकिन यश ने बहुत ही स्मूथली इसे संभाला और कहा, हाँ, हम बिजनेस में आने से पहले बारात पे नाचते थे, वहीं से तो हमारा खर्चा चलता था। उन्हीं पैसों को इकट्ठा करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं। यश का जवाब सुनकर अंकिता और बाकी लोग हंस पड़े। तभी अंकिता बोली, वैसे मैं ये बात मान लेती, लेकिन तुम्हारा डांस देखकर कोई भी ये बात नहीं मानेगा। क्या मेंढक वाला डांस किया है तुमने, कूद कूद कर। भाई गॉड, मुंबई के हमारे दोस्त यहाँ नहीं थे और कोई रिकॉर्ड करके डालने वाला नहीं था, वरना यश तो रातों रात वायरल हो जाता। यश ने तुरंत कहा, ये तो अच्छा है, ब्रांड कोलैबोरेशन के साथ हमारी कमाई भी हो जाती है। उन तीनों ने यश को लुक दिया और अंकिता ने कहा, बस पूरा दिन पैसे के बारे में सोचते रहो, इतनी अच्छी पोजीशन पर हो, इतनी कमाई है, फिर भी। यश ने उसे टोका और कहा, वो बिजनेसमैन ही का जो पैसे कमाने के बारे में ना सोचे, क्यों कियारा? कियारा ने हाँ में सिर हिला दिया तो यश बोला, देखो कियारा मेरे साइड है। तभी अंकिता ने कहा, कियारा तो तुम्हारी साइड लेगी ही ना। यश ने कियारा को अपनी बाहों में खींच लिया और कहा, गर्लफ्रेंड ही का जो अपने बॉयफ्रेंड की साइड ना ले है? और उसने कियारा के माथे को चूमा कि ठीक उसी वक्त दूर एक कैमरा चला और यश की कियारा के माथे को चूमते हुए एक फोटो ली गई। वो फोटो माया ने ली थी। उसने ये फोटो भी शौर्य को भेज दी और अगले ही सेकंड शौर्य का फोन माया के पास आ गया। माया के फोन उठाते ही शौर्य चीखते हुए बोला, आप क्यों मेरा दिमाग खराब कर रही हो? माया ने एकदम से नादान बनते हुए कहा, अब मैंने क्या कर दिया? शौर्य ने चीखते हुए कहा, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? माया ने तुरंत कहा, कियारा और यश की रास लीला देख रही थी। यहाँ जो रोमांस चल रहा है क्या ही बताऊं। तुम हाथ मलते रह गए। कियारा की प्रॉपर्टी और दिल दोनों यश के चंगुल में चले गए। शौर्य भड़क गया और बोला, आप मेरा खून क्यों जला रही है? माया ने तुरंत कहा, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। कियारा को खोने के बीच बस कुछ इंच का फासला बचा है शौर्य। तुम्हें कैसे भी करके अपना आखिरी दाव चलाना होगा। कियारा को हासिल करो, वरना तुम जिंदगी भर दर्द भरे गाने सुनते रह जाओगे और कियारा यश के बच्चे तुम्हें मामा कहते घूमेंगे। माया के इतना कहते ही शौर्य ने गुस्से से फोन काट दिया और माया के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसकी लगाई हुई आग धुआं देने लगी थी। दूसरी तरफ यश अभी भी उन तीनों से बातें कर रहा था कि तभी उसने शालिनी से पूछा, वैसे तुम्हें छोड़ने के बाद राघवन गए कहाँ? हमसे मिलने भी नहीं आए। शालिनी ने तुरंत कहा, वो शायद अपने घर गए हैं, कुछ अर्जेंट रहा होगा। यश ने सिर हिलाते हुए कहा और बोला, चलो रात बहुत हो गई है, सुबह चलते हैं घूमने। सबने सिर हिलाया और अपने अपने कमरे में चले गए। उधर दूसरी तरफ राघवन दिलावर के बंगले के बाहर पहुंच गया, जहां पर एकदम से सन्नाटा फैला हुआ था। उसने अपनी डैशबोर्ड से अपनी गन निकालकर कमर में लगाई और अंदर पहुंचा। हॉल की लाइट अभी भी चल रही थी और दिलावर एक रिक्लाइनर पर पड़ा हुआ था। राघवन ने पहुंचते ही सवाल किया, तुम्हें पार्टी में आने के लिए इनवाइट किया गया था छोटे, तुम आए क्यों नहीं? दिलावर राघवन की आवाज सुनकर ऐसे चौंका मानो वो सो रहा हो और आंख मिचमिचाते हुए बोला, भाई आप कब आए यहाँ? राघवन को सब कुछ पता लग चुका था। वो बेहद गुस्से में बोला, ये ड्रामा मेरे सामने ना करो दिलावर, मुझे पता है
तुम सो नहीं रहे थे, बताओ आए क्यों नहीं? दिलावर ने धीमी आवाज में कहा, भाई मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। राघवन ने दिलावर को लुक दिया और कहा, पार्टी के अंदर आने के लिए तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन श्रुति और यश को मारने के लिए तुमने जिस पिनाका को भेजा था उससे बचाने के लिए तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी। जैसे ही राघवन ने इतना कहा कि दिलावर के एक्सप्रेशंस अचानक से डार्क हो गए और उसने नाटक करते हुए कहा, ये आप क्या कह रहे हैं भाई? मैंने किसी को भी मारने की कोशिश नहीं की। राघवन ने तुरंत कहा, बिनाका ने मरने से पहले सोफिया का नाम लिया था और मुझे पता है कि सोफिया कौन है। यह सब अब मुझे ना बताओ दिलावर, तुम्हारे बारे में अब मुझे सब पता लग चुका है। तुम शनाया से भी नफरत करते हो, अब श्रुति और यश को मारने की कोशिश कर रहे हो। इतना समझाया मैंने तुम्हें कि ये सब ना करो, उसके बाद भी। राघवन ब्रोकन फील कर रहा था। दिलावर ने राघवन की तरफ देखा, उसके चेहरे के डायनामिक्स बदल गए। अचानक से वो उस रूप में आ गया जिसमें वो आज तक कभी भी राघवन के सामने नहीं आया था। उसने तुरंत कहा, हाँ, ये कोशिश मैंने मारने की। एक शनाया वो पहले से ही हमारी छाती पर मूंग दल रही है। उसकी वजह से हम दोनों भाइयों को डैड वो इज्जत नहीं देते जो हमें चाहिए। हम सगे भाई हैं, उनकी लेजिटिमेट वाइफ के बेटे हैं, फिर भी वो उसको इज्जत दे रहे हैं जो उनके वन नाइट स्टैंड से पैदा हुई थी। वो कैरेक्टरलेस औरत, क्या नाम? राघवन दिलावर के ऊपर चीख उठा, बहुत हुआ दिलावर, अब छोटी माँ के लिए एक भी शब्द निकाला ना तो मैं तुम्हारी जुबान बाहर निकाल लूंगा। और किसने कहा कि डैड मुझे इज्जत नहीं देते? मुझे देते हैं। और तुम्हें पता है इज्जत क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुम्हारा बिहेवियर गलत है। हम दोनों ही शनाया के सौतेले भाई हैं, लेकिन शनाया मुझे अपना सगा भाई मानती है और तुम्हें अपना सौतेला भाई। पता है क्यों? क्योंकि तुमने बचपन से लेकर अब तक न जाने कितनी बार उसकी जान लेने की कोशिश की है। अपनी गलतियों का ठिकरा किसी और के सिर पर मत फोड़ो दिलावर। राघवन को गुस्से में देखकर दिलावर घबरा गया और उसने कहा, भाई तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो। श्रुति को मरना होगा, वरना हम अपनी प्रॉपर्टी का एक हिस्सा गंवा देंगे। डैड के पॉलिटिकल करियर की वारिस वो बन जाएगी। ये दोनों हराम की औलादें हम दोनों असली औलादों का हक खा जाएंगी। इन्हें डैड की लाइफ से निकालना होगा। इन्हें मार देते हैं भाई, इन्हें मार देते हैं। इतना कहते हुए वो जैसे ही राघवन की तरफ बढ़ा कि राघवन ने एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और अपनी गन निकालकर उसके माथे पर टिकाकर दांत पीसते हुए बोला, इतना नीच इंसान मेरा भाई नहीं हो सकता, मैं तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहते हुए उसने जैसे ही ट्रिगर पर उंगली रखी, उसके सिर से एक रॉड आकर टकराई और राघवन जमीन पर गिर गया। उसने धुंधली आंखों से देखा कि उसके सामने सोफिया खड़ी हुई थी। तभी उसके कानों में दिलावर की चीखती हुई आवाज सुनाई पड़ी, ये तुमने क्या किया सोफिया? वो मेरा भाई है। यह आवाज सुनने के बाद राघवन बेहोश हो गया और तभी सोफिया ने दिलावर से कहा, वो तुम्हें मारने जा रहा था दिलावर, और तुम उसे अपना भाई बता रहे हो। वैसे भी इसे मरना ही था। दिलावर चीखते हुए बोला, लेकिन अभी नहीं मरना था इसे। डैड दिल्ली में ही है, वो मुझे मार देंगे। सोफिया ने दिलावर से कहा, कुछ नहीं होगा, आई कैन हैंडल इट। और ये तब भी होगा जब हम राघवन को मारेंगे, इसीलिए जिसे कल मारना था उसे आज ही मार देते हैं। इतना कहने के बाद उसने राघवन की ही गन उठाई और राघवन के माथे पर पॉइंट कर दी। और जैसे ही वो राघवन को गोली मारने जा रही थी कि फायर की आवाज हुई और दिलावर के चेहरे पर खून ही खून दिखाई पड़ा। वो घबरा गया और उसने जमीन पर देखा तो सोफिया पड़ी हुई थी। उसका सिर फटा हुआ था। उसने अपने पीछे देखा और पीछे से आ रहे यश को देखकर दिलावर बुरी तरह से हिल गया। यश ने मात्र एक फायर करके सोफिया का काम तमाम कर दिया था। दिलावर सोफिया से बहुत प्यार करता था। सोफिया के मरते ही उसने राघवन की गन उठा ली और यश के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। वो यश को एक बिजनेसमैन समझ रहा था। वो नहीं जानता था कि यश क्या है और क्या कर सकता है। यश उसकी चलाई हुई गोलियों से आराम से बच गया और उसके बाद वो सीधा दिलावर के सामने आ गया और उसे उठाकर फेंक दिया। दिलावर दरवाजा तोड़ते हुए बाहर आ गिरा। यश उसके पास पहुंचा और बोला, तो तू है दिलावर, हमें तेरी कब से तलाश थी।
अब तेरी मौत ही हमें सुकून देगी। इतना कहने के बाद उसने दिलावर के सीने पर पैरों से अटैक किया। यश की लात पड़ते ही दिलावर को खांसी आ गई। तभी दिलावर के कुछ आदमी आ गए। वो दिलावर को बचाने के लिए यश से लड़ गए। तब तक दिलावर को भागने का मौका मिल गया। यश ने पहले उसके आदमियों को पीटा और फिर वो दिलावर के पीछे दौड़ पड़ा। आगे आगे दिलावर भाग रहा था। तभी यश ने एक लकड़ी का टुकड़ा उठाकर दिलावर की तरफ फेंका, जो उसके सिर से जाकर टकराया और वो गिर गया। उसके गिरते ही यश उसके पास पहुंच गया और उसने वो लकड़ी का टुकड़ा वापस उठाया और बोला, हमने मैसेज भिजवाया था कि अगर तुमने श्रुति के ऊपर दोबारा निगाह डाली तो हम तुम्हें मार देंगे, लेकिन तुम नहीं माने। अब ये लो। इतना कहने के बाद उसने दिलावर के सिर पर जैसे ही अटैक करना चाहा कि पीछे से चीखती हुई आवाज आई, प्लीज रुक जाओ यश। ये सुनते ही यश के हाथ रुक गए। आखिर किसने रोका था यश को? यश ने जैसे ही दिलावर की गर्दन दबोची, उसके जहन में श्रुति की सारी तकलीफें बिजली की तरह कौंध गई। 3 बार इस हैवान ने उसे मारने की कोशिश की और अब बस बहुत हो गया। यश की आंखों में खून उतर आया था। उसका हाथ दिलावर की गर्दन पर और कसता जा रहा था। दिलावर तड़प रहा था, लेकिन यश का बदन पसीने से नहीं, गुस्से से भीग रहा था। आज तुझे खत्म करके ही रहूंगा, वो बड़बड़ाया और अपने हाथों पर जोर डाल ही रहा था कि तभी पीछे से एक तेज आवाज आई, यश रुक जाओ। यश चौंक कर पलटा। वहां राघवन दौड़ता हुआ आ रहा था, सांसें तेज, चेहरा घबराया हुआ। एक पल को तो यश को यकीन ही नहीं हुआ। जिस दिलावर ने कुछ देर पहले राघवन को भी मारने की कोशिश की थी, उसी को बचाने के लिए राघवन दौड़ता चला आ रहा था। एक का पागलपन है। यश की आंखों में सवाल थे। राघवन उसके सामने आकर सीधा हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी थी, जो गुस्से से नहीं, किसी अजीब मजबूरी से भरी थी। इसे छोड़ दो यश, इसे छोड़ दो। गलती हो गई है इससे, इसे अब छोड़ दो प्लीज। यश ने हैरान होकर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं राघवन? इसने हम सबको मारने की कोशिश की। इसने आपकी बहन श्रुति को 1 बार नहीं 3 बार जान से मारने की कोशिश की। इतना सब करने वाले को आप छोड़ने को कह रहे हैं? हम इसे ना ही छोड़ने वाले। इतना कहने के बाद यश ने फिर से वो रॉड तान दी और जैसे ही दिलावर के सिर पर चलाने वाला था कि राघवन ने रॉड पकड़ ली और कहा, आप इसे नहीं मार सकते, प्लीज आप इसे छोड़ दीजिए। यश गुस्से से भभक उठा और बोला, काहे नहीं मार सकते? इसने आपकी बहन को मारने की कोशिश की, हमें मारने की कोशिश की, आपको मारने की कोशिश की। इसने इतना कछु किया है, उसके बाद भी आप इसे छोड़ने को कह रहे हैं? धोखा गया है आपको। राघवन की आंख भर आई। उसने दिलावर की तरफ देखा। वो जमीन पर पड़ा हुआ था और उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वो कुछ देर तक दिलावर की तरफ देखता रहा। तभी यश ने फिर से कहा, बताइए, काहे आप इसे छोड़ने को कह रहे हैं? राघवन ने एक लंबी सांस भरी और कहा, क्योंकि ये मेरा भाई है। जैसे ही उसने इतना कहा, यश के चेहरे की रंगत ही उड़ गई। उसने हैरानी भरी निगाहों से राघवन को देखा और बोला, ये क्या कह रहे हैं आप? राघवन ने धीमी आवाज में कहा, यश, ये मेरा भाई है, सगा भाई। जैसे मैं श्रुति को प्यार करता हूं, वैसे ही मैं अपने सगे भाई को भी प्यार करता हूं और मैं इसको मरते हुए नहीं देख सकता। प्लीज तुम इसे छोड़ दो। यश ये सुनकर भड़क गया और बोला, अब हमें समझ में आया है कि आप ये सब काहे कर रहे हैं। आप भी इसके साथ मिले हुए थे। आप इसीलिए हमें और श्रुति को यहाँ लेकर आए, इन्वेस्टमेंट करने और पार्टी करने के नाम पर। इलेक्शन के नाम पर आपने 4 महीने का टाइम लिया। हम आपसे ये उम्मीद नहीं कर रहे थे राघवन। राघवन चौंक गया। यश उसके ऊपर सीधा सीधा इल्जाम लगा रहा था। उसने यश का हाथ पकड़ लिया और अपने दिल पर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें ज्यादा सफाई तो नहीं दूंगा यश, क्योंकि तुम जिस पोजीशन पर हो वहां पर तुम्हारा मेरे ऊपर शक करना लाजमी है। लेकिन बस तुम एक बार सोच कर देखो, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? यश ने तुरंत कहा, काहे नहीं कर सकते? जो अपने कातिल भाई को बचाना चाहता है,
उस श्रुति को मारने की साजिश काहे नहीं कर सकता? राघवन ने तुरंत कहा, हम दिलावर को सिर्फ इसीलिए बचाना चाह रहे हैं क्योंकि हम उससे प्यार करते हैं। हम अपने पूरे परिवार से प्यार करते हैं यश। हम अपना खून बहता हुआ नहीं देख सकते। और खुद सोचो, जब तुम अंदर आए तो ये हमें मारने जा रहा था। अगर हम इसके साथ मिले होते तो क्या ये हमारे साथ ऐसा करता, या फिर हम श्रुति को दादा से मिलवाते? यश को कुछ कुछ समझ में आया। उसने राघवन की आंखों में झांका। उसे वहां पर सच्चाई दिखाई पड़ी और फिर उसने कहा, ठीक है, फिर इसे दिग्विजय अंकल के पास लेकर चलते हैं। वही बताएंगे कि इसके साथ क्या करना है। राघवन ने तुरंत कहा, नहीं, डैड पहले से ही इससे बहुत नफरत करते हैं। अगर उनको सच्चाई पता चल गई ना तो वो इसे मार देंगे। मैं अपने भाई को मरते हुए नहीं देख सकता यश। राघवन की आंखें गीली थी, लेकिन यश को सिर्फ और सिर्फ श्रुति की फिक्र थी। उसे श्रुति को सिक्योर करना था, इसीलिए उसने कहा, चलो, आपकी बात मानकर हम इसे छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसने दोबारा से श्रुति को परेशान करने या उसके करीब आने की कोशिश की तो हम इसे अपने हाथों से मारेंगे। ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसने श्रुति को परेशान करने या उसके करीब आने की कोशिश की तो हम इसे अपने हाथों से मारेंगे। ये हम आपको बता दे रहे हैं। राघवन ने तुरंत कहा, अगर इसने दोबारा श्रुति को परेशान करने की कोशिश की तो तुम्हें इसे मारने की जरूरत ही नहीं होगी। हम खुद अपने हाथों से इसे मार देंगे। यश ने दिलावर को छोड़ दिया। राघवन ने हाथ देकर दिलावर को उठाया और फिर उसे वार्निंग देते हुए कहा, अगर खुद को जिंदा देखना चाहते हो तो दोबारा दिल्ली में दिखाई भी मत देना। कहीं भी चले जाओ, किसी भी स्टेट या कंट्री में, मैं दादा से बात कर लूंगा। लेकिन अगर तुम दिल्ली में या फिर श्रुति के आसपास मुंबई में दिखे तो याद रखना, वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अब भाग जाओ यहां से। दिलावर वहां से भागा, अंधाधुंध, बेतहाशा। उसकी सांसें तेज थी, चेहरा पसीने से तर और आंखों में सिर्फ डर। वो इतना डरा हुआ था कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, यहां तक कि उस सोफिया की तरफ भी नहीं जिसने अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी उसके लिए। पल में दिलावर ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने रिश्ते, अपनी मोहब्बत, अपनी इंसानियत, सिर्फ जान बचाने के लिए। उसके जाते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। राघवन और यश वहीं खड़े थे, भारी सांसें लेते हुए। कुछ क्षणों बाद राघवन ने खुद को रोके बिना यश को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू सिर्फ डर या पछतावे के नहीं थे, ये धोखे के थे। एक भाई द्वारा दिए गए ऐसे धोखे के जिसने उसके दिल को तोड़ कर रख दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसा करेगा। राघवन की आवाज कांप रही थी। यश ने उसे कंसोल किया और कहा, ये कलयुग चल रहा है राघवन। यहाँ लोग रिश्तों से ज्यादा फायदे को इंपॉर्टेंस देते हैं और आप रिश्तों के जाल में फंसे हुए हैं। जब तक आप रिश्तों के जाल में फंसे रहेंगे तब तक आपको दुख ही मिलेगा। इसीलिए ऐसी चीजों से बचने की कोशिश कीजिए। राघवन कुछ ना बोल पाया। वो कुछ देर यश के गले लगा रहा और फिर बोला, तुम यहां तक आए कैसे? यश ने तुरंत कहा, मुझे शालिनी ने बताया। राघवन चौंक गया। उसे लगा था कि शालिनी ने कुछ सुना नहीं है, लेकिन शालिनी ने सब कुछ सुन लिया था। और जब वो यश से मिली तो उसने यश को दिलावर के बारे में बता दिया था। अगला दिन आ चुका था। यश को दिल्ली आए 2 दिन हो चुके थे। अब उसे मुंबई वापस जाना था क्योंकि उसके प्रोडक्ट की डिमांड हाई हो चुकी थी और उसे प्रोडक्शन खुद देखना था। लेकिन उसने पहले से सबसे वादा कर रखा था, इसीलिए वो अंकिता मेहता, कियारा और शालिनी को लेकर दिल्ली घूमने निकल गया। दिल्ली की गलियों के चक्कर लगाते हुए यश को पुरानी यादों ने जकड़ लिया। जब वो चाय वाला बनने से पहले दिल्ली में रहता था। शाम की फ्लाइट थी, इसीलिए वो लोग दोपहर होते होते वापस आ गए थे। शाम हो चुकी थी। यश और बाकी लोगों को राघवन और दिग्विजय सिंघानिया खुद छोड़ने आए थे। दिग्विजय सिंघानिया एक एक करके सभी लोगों से मिले, लेकिन जब वो श्रुति से मिले तो वो इमोशनल हो गए और उन्होंने श्रुति को गले लगा लिया। ये बात श्रुति को काफी अजीब लगी और उसे अजीब सा फील हुआ। उसने यश की तरफ देखा तो यश ने उसे शांत रहने को कहा। सब लोग बोर्डिंग करने के लिए एयरपोर्ट के अंदर चल पड़े।
यश अभी बाहर ही था। दिग्विजय सिंह ने यश का हाथ पकड़ लिया और कहा, तुमने हम लोगों के लिए जो किया है उसके लिए हम तुम्हारा जितना शुक्रिया अदा करें उतना कम ही होगा। यश ने तुरंत कहा, हम बस अपना फर्ज निभा रहे थे। श्रुति ने हमारी बहुत मदद की थी, अब उसे रिटर्न देना ये हमारा फर्ज था। दिग्विजय ने मुस्कुराते हुए यश को गले लगा लिया। क्योंकि अभी फ्लाइट में थोड़ा टाइम था, इसीलिए वो तीनों आपस में बातें करने लगे। दूसरी तरफ कियारा और बाकी लोग अंदर पहुंच गए। कियारा जब बोर्डिंग कराने के लिए पहुंची तो उसने देखा कि उसका पर्स उसके पास नहीं था। कियारा चौंक गई और उसने कहा, शिट, मेरा पर्स शायद गाड़ी में ही रह गया है। और वो वापस लौटी। धर्म अग्रवाल ने उसे टोका और कहा, कहाँ जा रही हो बेटा? कियारा ने तुरंत कहा, मेरा पर्स शायद गाड़ी में ही छूट गया है डैड। उसमें बातें कर रहे थे। हालांकि वो थोड़ा सा साइड में थे, इसीलिए कियारा ने उन्हें नहीं देखा। लेकिन जैसे ही वो उनके बगल से गुजरी उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, अच्छा बेटा, मेरा एक आखिरी सवाल, क्या तुम श्रुति से प्यार करते हो? ये सुनते ही कियारा के पैर रुक गए और उसके कान जवाब सुनने के लिए खड़े हो गए। तभी उसके कानों में यश की आवाज सुनाई पड़ी, नहीं अंकल, श्रुति और हम अच्छे दोस्त हैं। प्यार करना जैसा हमारे बीच कछा नहीं है। जैसे ही यश ने मना किया कि वो श्रुति से प्यार नहीं करता, कियारा को ऐसा लगा कि जैसे उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हो। उसका दिल मोर की तरह नाच उठा था। श्रुति और यश को गले लगते देखकर कियारा के दिल में जो दुख हुआ था, वो दुख अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। उसने अपने आप से कहा, मेरा प्यार इतना झूठा नहीं हो सकता। मैं अगर यश से प्यार करती हूँ तो वो मुझे मिलेगा। मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा है। और फिर वो अपना पर्स लाने के लिए निकल गई। इधर यश ने दिग्विजय से कहा, ठीक है सर, अब हम लोग निकल रहे हैं, बस आप अपना वादा याद रखिएगा। दिग्विजय सिंघानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरी बेटी है यश, तुम्हें उसके बारे में मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं है। और हाँ, तुम मुझे सर नहीं अंकल बोलो, सर थोड़ा पराया सा लगता है। यश ने मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया और अंदर चला गया। इधर कियारा वापस गाड़ियों की तरफ बढ़ी तो देखा वो जिस गाड़ी से आई थी उसका ड्राइवर उसका पर्स लेकर उसकी तरफ आ रहा है। कियारा उसके पास पहुंच गई और बोली, मैं इसी के लिए आ रही थी। ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए पर्स कियारा को पकड़ा दिया और जैसे ही कियारा वापस जाने के लिए घूमी कि वो एक छोटे से लड़के से टकरा गई। कियारा ने तुरंत पूछा, सॉरी चैप, मैंने तुम्हें देखा नहीं, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? उस लड़के ने ना में सिर हिला दिया और कहा, मैं आपके पास ही आ रहा था, मुझे आपको आवाज देनी चाहिए थी, आप मुझसे टकराई, ये मेरी गलती थी। कियारा हैरान होकर बोली, मेरे पास? क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? उस लड़के ने एक पेपर कियारा की तरफ बढ़ाया और कहा, ये मुझे एक अंकल ने आपको देने को कहा था। कियारा ने उस पेपर को लिया और बोली, कौन से अंकल ने? उस लड़के ने उधर ही इशारा किया जहां पर यश खड़ा हुआ था और कहा, वहां पर खड़े हैं, अभी कुछ लोगों से बातें कर रहे थे, उन्होंने ही मुझे आपको ये पेपर देने को कहा था। कियारा का दिल उछल पड़ा। उसे लगा कि ये पेपर शायद यश ने दिया है और उसने जल्दी से उस पेपर को खोलकर देखा। लेकिन जैसे ही उसने उसमें लिखे हुए वर्ड्स पढ़े कि कियारा के हाथ पैर कांपने लगे और उसके माथे पर पसीना आ गया। अगर तुम अपनी जान की सलामती चाहती हो तो यश से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, क्योंकि यश मेरा है। ठीक यही शब्द उस पेपर में लिखे हुए थे। कियारा उसे पढ़ते हुए कांप रही थी और उसकी निगाहें इधर उधर दौड़ रही थी। वो शायद पेपर भेजने वाले को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। दूसरी तरफ उससे कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास काला चश्मा पहने हुए खड़ा एक आदमी कियारा को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने अपना फोन निकालकर मैसेज टाइप किया, आपका काम हो गया है, और वहां से चला गया। आखिर कौन था वो आदमी? और उस पर लिखी धमकी को देखकर उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। घबराहट के मारे कियारा के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और उसने अपने आप से कहा, दिल्ली में किसे मुझसे और यश से नहीं,
जो हम दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहता। यहाँ कौन आ गया? कियारा ने यश की तरफ देखा, जो दिग्विजय और राघवन से बात कर रहा था। कियारा ने अपने माथे पर आए हुए पसीने को पोंछा और तभी उसके कंधे पर एक हाथ आकर पड़ा। कियारा घबराहट के मारे तेजी से पीछे मुड़ी और अपने सामने खड़े हुए इंसान को देखकर वो हक्की बक्की रह गई और हकलाते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रही है? उसके सामने माया खड़ी हुई थी, जिसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। उसने कियारा को ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और कहा, ये सवाल मैं तुमसे पूछने वाली थी कियारा। फ्लाइट के बोर्डिंग का टाइम हो रहा है और तुम यहाँ घूम रही हो, वो भी इस हालत में। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? माया ने कियारा के साथ जो कुछ भी किया था उसके बारे में कियारा को अच्छे से पता था। इसीलिए जैसे ही माया ने उसके लिए फिक्र दिखाई, कियारा का दिमाग खराब हो गया और उसने कहा, लाइक सीरियसली, स्टॉप दिस ओवर एक्टिंग स्टेप मॉम। थोड़ा सा भी सूट नहीं करता आपके फेस पे, ओके? माया ने फिर से फिक्र जताते हुए कहा, तुम हमेशा मुझसे बिना किसी रीजन के नाराज रहती हो। मतलब अगर कोई वैलिड रीजन होता तो मैं समझ भी लेती, बट बिना वजह। आई नो तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, फाइन, लेकिन अब जब मैं तुम्हारा हालचाल लेने आई हूँ तो तुम थोड़ा नाइसली बात तो कर सकती हो, राइट? कियारा ने माया को हड़का दिया, कोई जरूरत नहीं है, जस्ट लीव मी अलोन। इतना कहने के बाद कियारा वहां से जाने लगी। तभी माया की निगाह उसके हाथ के पेपर पर गई और उसने कियारा को रोकते हुए कहा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? कियारा ने तुरंत रिप्लाई दिया, आपसे मतलब कुछ भी हो, सुसाइड नोट है आपके नाम का, मरने जा रही हूं मैं। माया खुश हो गई और अपने मन में बोली, काश ये बात सच हो जाती, मेरा भी पीछा छूटता। फिर कियारा को ड्रामा दिखाते हुए बोली, अरे ऐसी बात ना करो मेरी बच्ची। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है जस्ट लेट मी नो। अगर किसी ने तुम्हें धमकी दी है या फिर कियारा ने वहीं पर माया की बात पकड़ ली और कहा, आपको कैसे पता कि किसी ने मुझे धमकी दी है? माया सकपका गई और बात संभालते हुए बोली, तुम्हारी हालत और जो तुम मुझसे पेपर छुपाने की कोशिश कर रही हो, उसे देखकर तो यही लग रहा है। अगर वाकई में किसी ने तुम्हें धमकी दी है तो मैं धर्म से बात कर सकती हूँ। कियारा ने साफ मना कर दिया और बोली, बस आप रहने दो, आपकी शक्ल बता रही है कि ये काम आपका है। इतने लोगों में सिर्फ आप ही है जो इतना नीचे गिर सकती हो। इतना कहने के बाद कियारा ने उसके सामने ही वो पेपर फाड़ कर फेंक दिया और आगे बोली, मेरी ये लास्ट वार्निंग है, अगर आप दोबारा आपने कुछ ऐसा करने की कोशिश की तो मैं भूल जाऊंगी कि आपका और मेरा क्या रिश्ता है। इतना कहकर वो चली गई। उसके जाने के बाद माया ने दांत पीस लिए और कहा, ये आखिर बनी किस चीज की है? उसने शौर्य को कॉल किया और उसके फोन उठाते ही वो शौर्य के ऊपर भड़क उठी। एक तो तुम बिना पूछे ये बेवकूफों वाला काम करते हो और फिर मुझे उसके पास भेजकर बेइज्जत करते हो। शौर्य ने पूछा, क्या हुआ? माया ने तुरंत कहा, उसने एक झटके में पकड़ लिया कि ये हमारा काम है। शौर्य चौंक गया और बोला, कैसे? और जैसे ही माया ने उसे पूरी बात बताई, शौर्य माया के ऊपर भड़क गया और कहा, मैंने आपको दूर से निगाह रखने के लिए भेजा था, ना कि इसीलिए कि आपको उसके पास जाना है। और ये धमकी वर्ड यूज करने की क्या जरूरत थी? अरे कोई प्राइमरी का बच्चा भी पकड़ लेता, वो तो फिर भी लंदन ग्रेजुएट है। एक तरफ कियारा माया के ऊपर चीखी थी, दूसरी तरफ शौर्य भी उसे। दोनों तरफ से बेइज्जती की वजह से माया गुस्से से लाल हो गई और उसने कहा, अब तुम भी मेरे ऊपर ही चीखोगे? शौर्य ने तुरंत कहा, काम ही आपका ऐसा है। माया ने तुरंत कहा, मैं इसे ठीक करती हूँ। शौर्य ने तुरंत कहा, अब आप कुछ नहीं करोगी, जो कुछ करना है मैं करूंगा। आपको बस इन्फॉर्म करना होगा कि यश और कियारा क्या कर रहे हैं। इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। क्या शौर्य यश और कियारा के खिलाफ कुछ बड़ा करने का प्लान कर रहा था? और यश उससे कैसे निपटने वाला था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। इधर दूसरी तरफ यश, राघवन और दिग्विजय आपस में बातें कर रहे थे। तभी दिग्विजय का फोन बजा। फोन पीएमओ से आ रहा था, इसीलिए दिग्विजय ने यश से कहा, यश बेटा, मेरी पार्टी कार्यालय में एक मीटिंग है टॉप लीडर्स के साथ, तो मुझे निकलना होगा। राघवन, तुम रुको और यश की फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद ही आना, और अगर कोई समस्या हो तो कॉल मी। राघवन ने सिर हिला दिया और दिग्विजय यश की तरफ बढ़े
वो एक तो उम्र में बड़े थे, दूसरे वो श्रुति के डैड थे, तो यश उनके पैर छूने के लिए झुका, लेकिन दिग्विजय ने उसे खींचकर गले लगा लिया और कहा, तुम्हारे जैसे लोग दिल में रहते हैं यश बेटा। तुमने मेरी बुझ रही सांसों को एक नई उम्मीद दी है। बस 4 महीने और संभाल लेना, उसके बाद सब कुछ तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगा। हाँ। इतना कहने के बाद वो चले गए और राघवन यश की तरफ मुड़ते हुए बोला, डैड पहली बार किसी के ऊपर इतना खुश है। यश ने तुरंत कहा, लेकिन उन्हें हमसे ज्यादा खुश आपके ऊपर होना चाहिए। अगर आपने हमारे ऊपर इन्वेस्टमेंट ना किया होता तो आप शायद कभी भी श्रुति से ना मिलते और आपको पता ना चलता कि श्रुति कौन है। हम भी आप सबको हमेशा के लिए ढूंढते रह जाते। राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, अपना क्रेडिट मेरे ऊपर डाल रहे हो? ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ है यश। यू डिजर्व दिस। यश मुस्कुरा कर रह गया और तभी राघवन ने आगे पूछा, बाय द वे, अब तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है? प्रोडक्ट की डिमांड तो बहुत आ रही है, यहाँ दिल्ली तक तुम्हारे प्रोडक्ट के चर्चे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि मेरा भी इन्वेस्टमेंट डबल होने वाला होगा। यश ने थोड़ा उदास होकर कहा, अब क्या बताएं, डिमांड तो आ रही है लेकिन हम सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि भैंसिया दूध दे रही है लेकिन हमारे पास बाल्टी ही कम पड़ रही है। राघवन मुस्कुरा उठा और बोला, तुम्हारे एग्जाम्पल कमाल के होते हैं यश। वैसे हुआ क्या है? यश ने तुरंत कहा, हमारे पास एक प्रोडक्शन यूनिट है जिसमें प्रोसेसिंग से लेकर पैकेजिंग का काम होता है। हम दूसरी भी डालने वाले थे लेकिन तभी मालिनी ने सारा काम खराब कर दिया। उसके ओवर एम्बिशन ने हमें कई साल पीछे धकेल दिया, वरना अब तक हम आपका इन्वेस्टमेंट डबल कर चुके होते। राघवन ने कुछ सोचा और कहा, अगर मैं इसमें तुम्हारी मदद कर दूं तो? यश ने झिझकते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, हम अब आपकी और मदद नहीं ले सकते। आपने पहले ही बिना शर्त के 50 करोड़ हमें दे दिए, जिसकी वजह से ही हमारा बिजनेस इतना ग्रो कर रहा है। हमारी इतनी बड़ी बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट हुई। हम वैसे ही आपके एहसानों तले दबे हुए हैं। अब हम आपकी और मदद नहीं ले सकते। राघवन ने यश के कंधे पर हाथ रखा और कहा, यह एहसान नहीं है यश, इसे तुम ऐसा समझ लो कि जो तुमने श्रुति के लिए किया, उसे स्लम से उठाकर इतनी अच्छी जिंदगी दी, उसे पढ़ने और ग्रो करने में मदद की, हम लोगों के पास लेकर आए, जिससे वो अपने असली परिवार तक पहुंची। मैं उस एहसान के बदले ये करना चाहता हूं। यश ने तुरंत कहा, वो सब हमने आपकी दोस्ती के लिए किया था राघवन, ना कि एहसान के लिए। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और अगर हम उसकी मदद के बदले आपसे कुछ ले लेंगे फिर हमारी और उसकी दोस्ती का मतलब क्या रह जाएगा? राघवन को यश की खुददारी बहुत अच्छी लगी और उसने अपने मन में कहा, मैंने आदमी पहचानने में कोई गलती, मैंने अपनी लाइफ में तुम्हारे जैसा खुददार आदमी नहीं देखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारी खुददारी ही तुम्हें वो सफलता देगी जिसके तुम हकदार हो। इतना कहने के बाद उसने यश से कहा, तो इसे ऐसा नहीं तो ऐसे ले लो कि हम तुम दोस्त हैं और मैं तुम्हें ग्रो होने में मदद करना चाहता हूं। यश ने फिर से मना कर दिया और कहा, आपने ऑलरेडी बहुत मदद कर रखी है। राघवन ने यश की बात काट दी और कहा, तुम्हारे ग्रो होने में मेरा भी फायदा है यश। मैं तुम्हारी कंपनी का कोर इन्वेस्टर हूं। अगर तुम ग्रो करोगे तो मैं भी ग्रो करूंगा, इसीलिए इसे सिर्फ अपना नहीं मेरा भी फायदा मानो और मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो। यश ने मना तो किया लेकिन जब राघवन उसे पिंच करता रहा तो उसने कहा, बताइए। राघवन ने तुरंत कहा, हमारी सतारा में एक फैक्ट्री है जो बंद पड़ी हुई है। हम वहां पर केमिकल प्रोडक्ट बनाते और पैक करते थे। वो हमारी महाराष्ट्र यूनिट का पहला बिजनेस था, लेकिन कुछ चीजों की वजह से हमें वो बंद करना पड़ा था। तुम भी ठीक वही काम कर रहे हो, बस फर्क इतना है कि तुम हर्बल में हो और मेरा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का काम था। तुम उसे यूज कर सकते हो। यश के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसकी हेल्प से वो बहुत ग्रो कर सकता था, लेकिन साथ ही राघवन का एहसान भी उसके ऊपर आ रहा था और शायद इसी वजह से यश बहुत झिझक रहा था। यश को झिझकता देखकर राघवन ने कहा, इसे दोस्ती में की गई मदद मानो यश। हम तुम दोस्त बन चुके हैं, अब हमारे बीच कोई एहसान जैसी बात नहीं होगी। उस फैक्ट्री को अपने यूज में ले लो, इससे तुम्हारी मदद होगी।
यश ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं लेंगे। हम हर महीने आपको इसका रेंट देंगे। राघवन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन ये तब शुरू होगा जब तुम उस प्रोडक्शन कंपनी से निकला हुआ बैच सेल करोगे। यश ने हाँ में सिर हिला दिया और उसके बाद राघवन ने अपने मैनेजर को कॉल किया और कहा, तुम सतारा वाली फैक्ट्री की फाइल लेकर आओ। उधर से मैनेजर का रिप्लाई आया, लेकिन सर वो तो दिलावर सर के। राघवन ने उसे डांट दिया और कहा, दिलावर से अब कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उसके मैनेजर से जाकर फाइल लो। यश की फ्लाइट में अभी आधा घंटा है, उसके पहले तुम लेकर आ जाओ। इतना कहने के बाद राघवन ने फोन काट दिया और वेट करने लगा। करीब 20 मिनट बीत चुके थे। यश और राघवन के मैनेजर का वेट कर रहे थे। तभी राघवन और दिलावर के मैनेजर्स एक साथ वहां पहुंच गए। उन दोनों के चेहरे पर 12 बजे हुए थे। राघवन ने जैसे ही उनका लटका हुआ मुंह देखा, वो समझ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। उसने तुरंत अपने मैनेजर से पूछा, क्या हुआ वर्मा, तुम ऐसे मुंह क्यों लटका कर आए हो? सब ठीक तो है? फिर अचानक से उसके दिमाग में कुछ आया और उसने कहा, क्या हुआ, कहीं दिलावर ने वो फैक्ट्री पैसों के लिए किसी को बेच तो नहीं दी? राघवन के मैनेजर ने दिलावर के मैनेजर की तरफ देखा। वो बेहद घबराया हुआ था और फिर धीमी आवाज में बोला, बेची तो नहीं है सर, लेकिन 1 महीने में वो बिक जाएगी। राघवन को मानो काटो तो खून नहीं। उसने घबरा कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? राघवन के मैनेजर ने बिना कुछ बोले वो फाइल राघवन की तरफ बढ़ा दी और जैसे ही राघवन ने वो फाइल देखी, उसके माथे पर पसीने आ गए थे। इतना बड़ा सच मुझसे छुपाया गया? यश राघवन के बगल में ही खड़ा हुआ था। वो राघवन की तरफ बढ़ा और बोला, क्या हुआ राघवन? राघवन ने फाइल यश की तरफ बढ़ाई और कहा, उस फैक्ट्री को चलाने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है यश। वो तभी चल पाएगी जब तुम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। आखिर क्या थी वो प्रॉब्लम? तो से वो फाइल लेने के बाद ही राघवन ने वो फाइल देखी, उसके चेहरे की रंगत ही बदल गई। और जब यश ने उससे सवाल किया तो राघवन ने कहा कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। यश ने तुरंत सवाल किया, कैसे प्रॉब्लम? तो राघवन ने फाइल यश की तरफ बढ़ा दी। उसे देखने के बाद यश भी शॉक रह गया और बोला, ये फैक्ट्री तो ऑक्शन में है, वो भी 10 करोड़ रुपयों के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है? राघवन ने दिलावर के मैनेजर की तरफ देखा और कहा, ये सब तो ये मैनेजर बताएगा। और दांत पीसते हुए बोला, ये कब और कैसे निकाले गए? और जब ये पैसे निकाले जा रहे थे तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? 1 महीने के बाद फैक्ट्री का ऑक्शन होना है और तुम। इतना कहते हुए उसने दिलावर के मैनेजर का कॉलर पकड़ लिया तो दिलावर के मैनेजर ने घबराते हुए कहा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है सर, ये पैसे दिलावर सर ने निकाले थे आज से 6 साल पहले। राघवन और चौंक गया और बोला, 6 साल पहले? लेकिन वो पैसे तो भर दिए गए थे। दिलावर के मैनेजर ने कहा, नहीं सर, वो पैसे दिलावर सर ने अपने पर्सनल यूज में ले लिए थे। हमें 2 महीने पहले जब नोटिस मिला तो मैं आपसे बात करना चाहता था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो बहुत जल्द पैसों का इंतजाम कर देंगे और पैसे जमा हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने मुझे बताने से रोक दिया। मैंने कोशिश की तो उन्होंने मुझे जान से भी मारने की धमकी दी, इसीलिए मैं कुछ कर नहीं पाया। राघवन ने अपना माथा पकड़ लिया और कहा, दिलावर इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है? यह फैक्ट्री डैड ने दादी के मेमोरियल में डाली थी, जिसके बंद होने से वो पहले से ही नाराज थे। अगर उनको पता लगा कि ये ऑक्शन में है तो वो मार डालेंगे दिलावर को। अब मैं क्या करूं? 10 करोड़ का अमाउंट अगर मैं कंपनी अकाउंट से ट्रांजैक्शन करूंगा तो डैड को पता चल जाएगा, और पर्सनल में इतने पैसे है नहीं कि। राघवन परेशान हो गया और तभी दिलावर के मैनेजर ने कहा, एक रास्ता है सर, अगर 1 करोड़ रुपए जमा कर दिया जाए और फैक्ट्री को शुरू कर दिया जाए तो बैंक मोहलत दे सकता है। राघवन ने मैनेजर की तरफ देखा और कहा, सारा अकाउंट डैड के अकाउंटेंट मैनेज करते हैं। अगर मैंने पैसे निकाले तो डैड तक बात पहुंचेगी, और अगर उन्हें पता चला कि दिलावर ने दादी के मेमोरियल में बनी फैक्ट्री के साथ इतना गंदा काम किया है तो वो दिलावर को मार ही डालेंगे। अब मैं क्या करूं? राघवन को परेशान देखकर यश ने राघवन का हाथ पकड़ लिया और कहा, हम ये ऑक्शन नहीं होने देंगे।
यश के कॉन्फिडेंस और उसकी कैपेबिलिटी पर राघवन को शक नहीं था, लेकिन ऐसी कंपनी जो ऑक्शन में थी उसमें यश को फंसाना राघवन को थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था। इसीलिए उसने कहा, उसके ऊपर 10 करोड़ का कर्जा है यश, तुम अगर नहीं कर पाए तो ये फैक्ट्री ऑक्शन में चली जाएगी। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। यश ने राघवन की बात काट दी और कहा, ऐसी फैक्ट्री सेट करने में हमें कम से कम 30 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। आपका ये एहसान है कि आप हमें वो दे रहे थे, लेकिन अगर 10 करोड़ का कर्जा है तो हम उस कर्जे को अपना मानकर उसे खत्म करेंगे। आप उसे फैक्ट्री का रेंट समझ लीजिएगा, हमारा काम भी हो जाएगा और दिग्विजय अंकल को कुछ पता भी नहीं चलेगा। उनकी माँ के नाम से बनी फैक्ट्री भी ऑक्शन में नहीं जाएगी। आप हमारे ऊपर भरोसा करिए, हम करके दिखाएंगे। राघवन ने यश की तरफ देखा और कहा, ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो करो यश, लेकिन याद रहे इसके बाद तुम पीछे नहीं हट सकते, क्योंकि अगर तुम ना करना चाहते हो तो अभी मना कर दो, फिर हम अपने हाथ पैर चलाकर कुछ कर लेंगे। यश ने तुरंत कहा, हमने पीछे हटना सीखा नहीं है राघवन, और एक बिजनेसमैन के माइंड से देखे तो जहां फायदा हो रहा है वहां पर थोड़ी सी डिफिकल्टीज भी आए तो पीछे नहीं हटना चाहिए। हम ही फैक्ट्री चालू करेंगे और हमें ही चाहिए, काहे कि हमें इसकी जरूरत है। राघवन ने कुछ सोचा और हाँ में सिर हिला दिया। उसके हाँ में सिर हिलाते ही यश खुश हो गया और उसने राघवन को गले लगा लिया। उसके बाद राघवन ने फॉर्मेलिटी के अनुसार यश को उस फैक्ट्री का एक्सेस दे दिया, जिससे यश अब उसके बिहाफ पर बैंक वगैरह से बात कर सकता था। यश की फ्लाइट का टाइम हो गया था। उसने राघवन से अलविदा कहा और फिर निकल गया। उसके जाते ही राघवन के मैनेजर ने राघवन से कहा, सर, उस फैक्ट्री को चलाने में कुछ चैलेंजेस और है। राघवन के कान खड़े हुए और उसने सवाल किया, कैसे चैलेंजेस? राघवन के मैनेजर ने राघवन को उन चैलेंजेस के बारे में बताना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे वो चैलेंजेस बता रहा था वैसे वैसे राघवन के एक्सप्रेशंस बदल रहे थे। मैनेजर की पूरी बात सुनने के बाद राघवन ने कहा, वो दिलावर था वर्मा और ये यश है। यश को अभी तुम अच्छे तरीके से नहीं जानते हो। उसे ऐसे चैलेंजेस से निपटना बहुत अच्छे तरीके से आता है। और फिर वो वहां से निकल गया। वो चैलेंजेस क्या थे? क्या यश वाकई में उनसे निपट पाने वाला था, या फिर इन चैलेंजेस में उलझकर यश अपना नुकसान करने वाला था? इसका खुलासा होना अभी बाकी था। दूसरी तरफ जब यश फ्लाइट के अंदर घुसा तो बहुत खुश लग रहा था। आखिर उसे इतनी बड़ी डील जो मिल गई थी। शालिनी सबसे आगे बैठी हुई थी। उसकी निगाह यश के ऊपर सबसे पहले पड़ी और उसने कहा, क्या बात है यश, बहुत खुश दिख रहे हो। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी डील मिल गई है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, काहे, हम सिर्फ डील मिलने पर ही खुश होते हैं क्या? शालिनी ने तुरंत कहा, जिस तरह से तुम्हारा चेहरा चमक रहा है वो तो डील मिलने पर ही चमकता है। बताओ ना, क्या क्रैक करके आए हो? यश ने मुस्कुराते हुए कहा, फैक्ट्री का प्रॉब्लम दूर करके आया है, या फिर ऐसा कहे कि राघवन ने हमारा फैक्ट्री का प्रॉब्लम दूर कर दिया है। शालिनी भी खुश हो गई और उसने कहा, कैसे? यश ने तुरंत कहा, उनकी सतारा में एक केमिकल बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन यूनिट थी। दिलावर की वजह से वो बंद पड़ी थी। वो फैक्ट्री उन्होंने हमें दी है। शालिनी ने तुरंत पूछा, और उसके बदले में हमें क्या देना है? यश ने धीमी आवाज में कहा, देना कुछ नहीं है, बस एक प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व करना है। शालिनी ने तुरंत पूछा, कैसी प्रॉब्लम? यश ने तुरंत कहा, कंपनी ऑक्शन में है, हमें उसे बचाने का टास्क मिला है। हम अगर कंपनी बचा लेंगे तो पूरी तरह से हमारे यूज में आ जाएगी। शालिनी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए, क्योंकि वो भी एक मंझी हुई बिजनेस वुमन थी। किसी ऑक्शन वाली कंपनी को लेकर काम करना कितना रिस्की हो सकता है, शालिनी ये जानती थी। उसने तुरंत पूछा, कितना डेट है? यश ने कहा, 10 करोड़, लेकिन हमें फैक्ट्री को बचाना है, हमें वक्त मिल जाएगा। शालिनी ने कुछ सोचा और कहा, ऐसी प्रोडक्शन यूनिट को सेट करने में करीब 30 करोड़ लगेंगे। राघवन हमारी मदद करके हमारे ऊपर एहसान तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा रिस्की है यश, क्योंकि वक्त बहुत कम है। यश ने मुस्कुराते हुए शालिनी को आंख मारी और कहा, रिस्क है तभी इश्क है शालिनी गुप्ता, रिस्क लेकर हम 20 करोड़ बचा लेंगे। शालिनी ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन अगर चूके
तो नुकसान भी हमारा ही होगा, वो भी 10 करोड़ का। यश ने तुरंत कहा, कैलकुलेशन के हिसाब से जाए तो 1 करोड़ का, काहे कि हमें पहले इतना ही डिपॉजिट करना है। लेकिन तुम जानती हो कि हम नुकसान का धंधा नहीं करते, तो हमें ही फायदा होगा। तुम बस इसमें हमारा साथ दो। शालिनी ने यश के हाथों पर हाथ रखा और कहा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी यश। यश के चेहरे पर स्माइल आ गई। अगले 3 घंटे में उनकी फ्लाइट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो चुकी थी। यश और बाकी लोग फ्लाइट से उतरकर बाहर आ गए। यश पूरे रास्ते शालिनी के साथ ही था, इसीलिए जैसे ही कियारा उसके पीछे से बाहर निकली, उसने यश से कहा, यश, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ करेंगे ना, घर चलकर करते हैं या फिर रास्ते में कर लेंगे, बस थोड़ा सा टाइम दे दो हमें। कियारा ने तुरंत कहा, हाँ टाइम पूरा मिल रहा है तुम्हें, बस रास्ते की तरह कहीं एंगेज मत हो जाना। मैं रास्ते में ही तुमसे बात करना चाह रही थी, लेकिन तुम पूरे रास्ते शालिनी के साथ ही बैठे रहे। यश ने तुरंत कहा, आते हैं, तब तक तुम धर्म अंकल और माया आंटी को भेज दो, हम दोनों साथ में चलेंगे। कियारा ने सिर हिला दिया। उसके बाद यश सबसे पहले अंकिता मेहता के पास पहुंचा, जिसे वो सबसे कम वक्त दे पाया। उसने पार्टी में साथ चलने के लिए अंकिता मेहता को थैंक यू कहा। तब तक उसकी गाड़ी आ गई और वो निकल गई। उसके बाद यश ने शालिनी को भेजा और शालिनी के जाते ही यश की निगाहें श्रुति को ढूंढने लगी। श्रुति एक किनारे खड़ी हुई थी और काफी उदास दिख रही थी। फैजान उससे थोड़ी दूरी पर खड़ा किसी से बातें कर रहा था। श्रुति को उदास देखकर यश ने अपने मन में कहा, अब इससे क्या हो गया, इतनी दुखी आत्मा काहे बनी हुई है। इतना कहने के बाद वो श्रुति के पास पहुंचा और बोला, क्या हुआ श्रुति, तुम्हारे चेहरे पर 12 काहे बजे हुए हैं। श्रुति ने नॉर्मल होने का नाटक करते हुए कहा, कुछ भी तो नहीं हुआ है। क्यों? यश ने श्रुति का हाथ पकड़ा और कहा, देखो श्रुति, हम तुम्हारे साथ इतने सालों से रह रहे हैं, तो हम तुम्हारी नस नस से वाकिफ है, इसलिए हमें ना उसे उल्लू ना बनाओ। बताओ क्या हुआ है। श्रुति ने तुरंत मना कर दिया, अरे कुछ नहीं हुआ है, होगा क्या। यश ने मुस्कुराते हुए कहा, होगा तो, लेकिन वक्त लगेगा। श्रुति ने यश को घूर कर देखा, तभी यश ने आगे कहा, बताओ ना क्या हुआ है। श्रुति ने 2-3 बार और यश को मना किया, लेकिन जब यश लगातार पूछता रहा तो श्रुति और नहीं छुपा पाई और उसने कहा, होगा क्या, कुछ नहीं हुआ, तुम सब अपने अपने काम में बिजी हो जाओगे और मैं अकेली पड़ जाऊंगी। श्रुति की बात सुनते ही यश का कलेजा धक करके रह गया। उसकी आंखों के सामने दिग्विजय सिंघानिया और राघवन घूम गए और उसने श्रुति से कहा, अरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम चिंता ना करो। श्रुति रुआसी हो गई और बोली, अगर सब ठीक होने की उम्मीद होती तो मैं चिंता थोड़े करती यश। इसके बाद वही घर से कॉलेज, कॉलेज से घर, ना किसी का साथ ना किसी के साथ आने की उम्मीद। मैं कैसे चिंता ना करूं। सबको देखो, सबका परिवार उन्हें लेने आया। अंकिता, शालिनी, कियारा, सबके पास फैमिली है। मेरे पास क्या है। तुम साथ देते थे यश, लेकिन अब तुम भी बिजी रहते हो। मेरे डैड का कुछ पता नहीं, माँ उन्हीं के बारे में सोचकर डिप्रेस्ड रहती है। बताओ कैसे चिंता ना करो। श्रुति के मुंह से निकले दिल के गुबार ने यश को कुछ देर के लिए हिला सा दिया। उसे पता नहीं था कि श्रुति इतना सोच रही है। उसने अपने आप से कहा, तुम्हारे पास फैमिली है श्रुति, और इतनी बड़ी फैमिली कि तुम सोच भी नहीं सकती। हम तुम्हें बताना भी चाह रहे हैं, लेकिन हम नहीं बता सकते। एक तो हमारा सिंघानिया परिवार को किया गया वादा, और दूसरा राघवन का एहसान। हम ना वादा तोड़ सकते हैं और ना ही तुम्हें दुखी देख सकते हैं। आखिर हम करें तो क्या करें। अजीब सी कसमकस चल रही है हमारी जिंदगी में। यश को सोच में खोया देखकर श्रुति ने तुरंत पूछा, क्या हुआ, अब तुम कहाँ खो गए। यश ने अपने इमोशन दबाए और कहा, कुछ नहीं, तुम्हें छोड़ने जाने के बारे में सोच रहे हैं। चलो हम तुम्हें छोड़ कर आते हैं। श्रुति ने तुरंत कहा, और कियारा। यश ने हाथ झटकते हुए कहा, अरे उसका हटाओ, वो खुदा ही चली जाएगी। तभी फैजान वहां आ गया। उसने कहा, हमें भी छोड़ दो यशपाल भाई। यश ने मजे लेते हुए कहा, काहे, तुम्हें भी अकेलापन महसूस हो रहा है क्या। फैजान ने तुरंत कहा, अभी मेरी शादी नहीं हुई है,
तुम महसूस तो हो रहा है? यश ने हंसते हुए कहा। ठीक है, चलो हम तुम्हें भी छोड़ देंगे, कियारा को बोलकर आते हैं। इतना कहने के बाद यश कियारा के पास चला गया और कियारा ने उसके पहुंचते ही सवाल किया, चले? यश ने तुरंत कहा, नहीं, अब तुम जाओ, हम श्रुति और फैजान को छोड़ने जा रहे हैं, बाद में आते हैं। कियारा हैरान रह गई और बोली, अब ये क्या बात हुई? मैंने कहा था ना कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। यश ने लापरवाही के साथ कहा, कर लेंगे, अब जाओ। इतना कहने के बाद वो निकल गया और कियारा गुस्से से लाल हो गई। यश ने फैजान को जुहू पर छोड़ा और फिर श्रुति को लेकर घर पहुंच गया। चूंकि रात हो चुकी थी और श्रुति ने रिक्वेस्ट की थी, इसीलिए यश उसके साथ रात में वहीं रुक गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। श्रुति की बातें उसे भीतर तक काट रही थी, बट वो दुविधा में था। अगला दिन आ चुका था। आज यश को बैंक मैनेजर से मिलकर फैक्ट्री का ऑक्शन रुकवाने के लिए काम शुरू करना था। उसने श्रुति से फिर आने का वादा किया और शालिनी को लेकर बैंक पहुंच गया। रास्ते में शालिनी ने उसे पहले ही बता दिया था कि उसने पता किया है, मैनेजर बहुत रूड बिहेवियर वाला है। जैसे ही यश बैंक में दाखिल हुआ, वो सीधा मैनेजर से जाकर मिला और अपना परिचय देते हुए बोला, सर, मेरा नाम यश है और हम सिंघानिया फैमिली की फैक्ट्री का ऑक्शन रुकवाने। यश ने अभी अपनी बात भी पूरी नहीं की थी कि मैनेजर ने उसकी बात बीच में ही काट दी और कड़क आवाज में कहा, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, वो फैक्ट्री अब नीलाम ही होगी। क्या यश बचा पाएगा उस फैक्ट्री को नीलाम होने से?